कभी एक आदमी था जो सच्चाई को अपनी तलवार की तरह पहनता था, पर अब वही तलवार उसकी गर्दन पर लटक रही है। कभी विंटरफेल का लॉर्ड, नॉर्थ का संरक्षक और एक ऐसा पिता जिसे अपने उसूलों पर गर्व था, अब किंग्स लैंडिंग के अंधे अंधेरे में एक कैदी बनकर पड़ा है। चैप्टर 45 हमें ले चलता है उन पत्थरों के नीचे जहां दिन नहीं चढ़ते और जहां उम्मीद धीरे धीरे दम तोड़ती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। एडवर्ड स्टार्क, वो नाम जो पूरे 7 राज्यों में इज्जत और ईमानदारी का प्रतीक था, अब हर सांस में सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या मेरी चुप्पी मेरे परिवार को बर्बाद कर देगी या मेरी जुबान मेरी जान ले लेगी? इस चैप्टर में हम झांकेंगे नेड स्टार्क के टूटते हुए विश्वास में, उसकी आंखों में झलकते अपराध बोध और पिता होने की लाचारी में, और साथ ही महसूस करेंगे वो राजनीति जो सिर्फ सिंहासन के लिए नहीं, इंसानों की आत्मा के लिए लड़ी जाती है। क्या नेड झुकेगा या आखिरी सांस तक अपने सिद्धांतों की रक्षा करेगा? इस अध्याय की हर सिसकी, हर सोच और हर शब्द आपको उन कोनों में ले जाएगी जहां गेम ऑफ थ्रोन्स सिर्फ खेल नहीं, एक आत्मा की परीक्षा बन जाता है। तो बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और डूब जाइए फिक्शन वर्स की इस आवाज में, क्योंकि अब हम कदम रखने जा रहे हैं राजनीति की सबसे काली कोठरी में, जहां बैठा है नेड स्टार्क। अकेलापन कई बार सजा नहीं, दर्पण होता है। नेड स्टार्क उस टावर के कमरे में अकेला था, लेकिन इस बार सन्नाटा उसे निगल नहीं रहा था, वो उसमें खुद को पहचान रहा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, कमरे की दीवारें उससे बात करने लगी थी। नजरें स्थिर थी, पर भीतर के विचार बर्फीली नदी की तरह बह रहे थे। उसने अपने चारों ओर देखा, वही जगह जहां कभी वो हंसा था, योजनाएं बनाई थी, राजा रॉबर्ट के साथ वाइन पी थी। अब उसी जगह पर बैठकर वो अपने बच्चों के भाग्य के बारे में सोच रहा था। क्या ब्रान चल सका होगा? क्या रॉब ने युद्ध छेड़ दिया होगा? क्या रैकों और रिकॉन को सच्चाई बताई गई होगी? क्या जॉन अब भी वॉल की ओर बढ़ रहा होगा? और आर्या, क्या वो बच पाई? हर सवाल एक तीर की तरह था और हर जवाब एक घाव। वो अब भी उसी ठंडी जमीन पर बैठा था, एक टूटी हुई कुर्सी की टेक लिए। हाथों में कंपन था, पर दिल में अब भी वही जिद, वही जो उसे स्टार्क बनाती थी। दरवाजे की दरार से कभी कभी हल्की आवाज आती, पहरेदार की खांसी, गार्ड्स की बूटों की आहट, और कभी कभी सीढ़ियों पर रुकती किसी के कदमों की परछाई। एक रात जब वो लेटा था, कमरे में हल्की सी खड़खड़ाहट हुई। वही वेरिस फिर से छाया बनकर आया। इस बार उसके हाथ में कोई संदेश नहीं था, बस आंखों में वही चिंता जो किसी ऐसे व्यक्ति की होती है जो युद्ध लड़ना नहीं चाहता, लेकिन उसकी गोपनीयता ही उसकी तलवार होती है। लॉर्ड स्टार्क, उसने फुसफुसाकर कहा, आपका वक्त कम हो रहा है। रानी अब भी आपको एक मौका देना चाहती है, लेकिन अब यह राजनीतिक नहीं, व्यक्तिगत कारणों से है। सेर्सी का दिल नहीं है, वेरिस, नेड ने कड़वाहट से कहा। वो जो करती है अपनी संतानों के लिए करती है, और अब मेरे बच्चों के खिलाफ। वेरिस रुका, फिर धीमे से बोला, कभी कभी एक पिता को वही करना होता है जो उसे जीने नहीं देता, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी संतान जी सके। नेड की नजरें दीवार से हटकर वेरिस पर गई। क्या सेर्सी ने आपको कहा है कि मैं स्वीकार करूं कि मैंने गद्दारी की? हाँ, वेरिस बोला, वो चाहती है कि आप जनसभा में अपनी गलती मान लें। कहें कि आपने झूठे राजा की सत्ता को चुनौती दी और अब आप राजा जोफ्री को अपना सच्चा राजा मानते हैं। तो फिर, नेड फुसफुसाया, मुझे मरने से पहले झूठ बोलना होगा ताकि वो अपनी कहानी का हीरो बन सके। नहीं, वेरिस बोला, ताकि सांसा जिंदा रह सके।
ताकि आर्या को ढूंढा जा सके, ताकि जॉन, ब्रान, रॉब, रिकॉन किसी दिन फिर से एक छत के नीचे आ सके। नेड चुप रहा। उसकी उंगलियां फर्श पर बेतरतीब लकीरें खींच रही थी। आपने कहा था स्टार्क झुकते नहीं, वेरिस बोला, लेकिन क्या स्टार्क अपने बच्चों को खोते हैं? ये शब्द तीर की तरह चुभे। वेरिस चला गया। फिर वही सन्नाटा। पर अब वो सन्नाटा भारी था, उसमें सवालों का बोझ था। उसी रात उसने सपना देखा। वो विंटरफेल में था, लेकिन विंटरफेल अब वैसा नहीं था जैसा उसने छोड़ा था। सब कुछ राख हो चुका था। टावर टूट चुके थे। आंगन में बर्फ की परतें नहीं, खून के छींटे थे। आर्या भागती हुई आई, लेकिन नीडल नहीं थी उसके हाथ में। उसकी जगह सांकले थी। सांसा आई, उसकी मुस्कान जैसे जमी हुई थी, होठों पर परछाई बन चुकी थी। रॉब आया, लेकिन उसके पीछे लाशें थी। ब्रान चिल्ला रहा था, पिता, मुझे गिराया गया। फिर से, और फिर एक गूंज, एक अजीब सी आवाज। स्टार्क झुकते नहीं, लेकिन कभी कभी गिर जाते हैं। नेड हड़बड़ाकर उठा। सांसें तेज थी, माथे पर पसीना था। उसकी छाती में धड़कने नहीं, युद्ध हो रहा था। फिर एक नई सुबह आई, या शायद नई सजा। उस दिन गार्ड्स उसे नीचे की ओर नहीं, बल्कि और नीचे काल कोठरी में ले गए। वो जगह अंधेरी थी, सीलन भरी, और हवा में नमी के साथ नफरत थी। एक बूढ़ा आदमी वहां पहले से बैठा था, कंगाल, पर आंखों में कुछ कहने की कोशिश। लॉर्ड स्टार्क, उसने कहा। तुम कौन हो? नेड ने पूछा। मैं वही हूं जिसे तुमने कभी पहचाना नहीं, लेकिन मैं हमेशा जानता था कि अगर कोई इस शहर में ईमानदारी से बर्बाद होगा, तो वो नेड स्टार्क ही होगा। क्या तुम मुझे मारने आए हो? नेड ने पूछा। वो आदमी हंसा, दर्दभरी हंसी थी, जैसे जिंदगी ने उसके अंदर बचा कुछ भी अब हंसी में बदल दिया हो। नहीं, लॉर्ड स्टार्क, उसने कहा, मैं यहां तुम्हें बचाने नहीं, याद दिलाने आया हूं कि सच्चाई का बोझ उठाना आसान नहीं, पर उसे फेंक देना गद्दारी नहीं होती। अगर तुम अपने बच्चों को बचाना चाहते हो, तो शायद वो झूठ बोलना पड़ेगा जिस पर तुमने जिंदगी भर थूका है। नेड ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके कानों में अब फिर वही आवाज गूंज रही थी, स्टार्क झुकते नहीं, लेकिन कभी कभी गिर जाते हैं, और शायद उठने के लिए कभी कभी पहले घुटने टेकने होते हैं। स्टार्क झुकते नहीं, लेकिन कभी कभी गिर जाते हैं, और शायद उठने के लिए कभी कभी पहले घुटने टेकने होते हैं। नेड की आंखें बंद थीं, पर उसकी आत्मा जाग रही थी। उसकी चेतना में अब भी विंटरफेल की बर्फ थी, ब्रान की मासूमियत, रॉब की जिद, रिकॉन की हंसी और आर्या की आग। लेकिन सब अब उसके हाथों से दूर हो चुके थे, जैसे वो किसी शीशे के पीछे देख रहा हो, छू नहीं सकता, बस देख सकता है। उसने अपने हाथों को देखा, जो कभी तलवार थामते थे, अब कांप रहे थे। उसका माथा दीवार से टिका हुआ था, आंखें बंद। उस पत्थर की दीवार से उसने जैसे बात करनी शुरू की थी, तुम्हें पता है मैं यहां क्यों हूं? जवाब नहीं आया, लेकिन उसके भीतर से एक आवाज निकली, इसलिए नहीं कि मैंने झूठ बोला, इसलिए क्योंकि मैंने सच बोला। समय से पहले। वो मुस्कुराया, पर मुस्कान में दर्द था। अगर कभी फिर मौका मिला, तो क्या मैं फिर वही करता? खुद से सवाल किया। तभी काल कोठरी की सीढ़ियों पर फिर से आहट हुई। लोहे का दरवाजा खुला, और इस बार सरसी नहीं, वेरिस फिर आया था। पर अब उसके चेहरे पर वही चालाकी नहीं थी, अब उसमें एक अजीब सी घबराहट थी। राजा अब पूरी तरह नियंत्रण से बाहर है, उसने कहा। जॉफ्री अब खुद को राजा नहीं,
भगवान समझने लगा है और वो तुम्हें सार्वजनिक रूप से मारना चाहता है। नेड का चेहरा शांत रहा। तो करो, यही तो चाहते थे वो सब। वेरिस आगे झुका। नहीं नेड, अब तुम्हारी मौत किसी सच्चाई की जीत नहीं होगी। अब वो सिर्फ एक तमाशा बनेगी जिसे भीड़ ताली बजाकर देखेगी। फिर क्या चाहती है रानी? नेड ने पूछा। वो चाहती है कि तुम मंदिर में जनता के सामने सारे आरोप कबूल करो। कहो कि तुमने गद्दारी की, कहो कि तुमने झूठ फैलाया, और फिर तुम किंग्स गार्ड की दया पर छोड़ दिए जाओगे। शायद तुम्हें नाइट वॉच भेज दिया जाए। नेड की आंखों में एक पल के लिए चमक आई। नाइट वॉच? उसने फुसफुसाया। कैसल ब्लैक? जॉन स्नो? शायद। हाँ, वेरिस ने सिर हिलाया। वहीं जिंदा रहने का एकमात्र रास्ता है। नेड कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मेरे नाम का क्या होगा? मेरी प्रतिष्ठा? मेरे बच्चों के लिए क्या बच जाएगा? आपकी जान? वेरिस ने तुरंत कहा। और शायद उनका भविष्य। कुछ देर के लिए काल कोठरी में सिर्फ पानी की टपकती आवाजें थी। ठीक है, नेड ने कहा, मैं कबूल करूंगा। वेरिस ने गहरी सांस ली, जैसे किसी भारी भार को उतरता देखा हो। सुबह सूरज के साथ महान मंदिर में दरबार लगेगा। वहां जनता, लॉर्ड्स और पूरी राजधानी के सामने तुम्हारा बयान होगा। राजा खुद वहां मौजूद होगा। और मेरी बेटियां? नेड ने पूछा। सांसा अभी रानी के महल में है, सुरक्षित है। और आर्या? वेरिस रुका। अब तक नहीं मिली, लेकिन मुझे यकीन है वो भाग गई है। नेड ने आंखें बंद कर ली। वो स्टॉक है, उसने बुदबुदाया, झुकेगी नहीं, लेकिन शायद बच जाएगी। उस रात नेड ने खुद से झूठ बोलने की तैयारी की। ये झूठ कोई साधारण नहीं था। ये वो था जिसे बोलते वक्त हर लफ्ज उसके आत्मसम्मान को कुचलता। उसने कल्पना की कैसे उसे जनता के सामने ले जाया जाएगा, कैसे चेहरों में उसे तिरस्कार दिखेगा, कैसे वो सब जिसे वो जीवन भर सिखाता रहा उसी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। लेकिन फिर उसे ब्रान का चेहरा याद आया, बेहोश पड़ा शरीर। उसे रिकॉन की नन्ही अंगुलियां याद आईं, जो उसकी उंगली पकड़ती थी। जॉन की आखिरी मुस्कान, रॉब की पहली लड़ाई, और सबसे ज्यादा उसे सांसा की कांपती हुई आंखें और आर्या की आग भरी आवाज याद आई। स्टार्क झुकते नहीं, उसने खुद से कहा, लेकिन स्टार्क मिटते भी नहीं। भोर के कुछ घंटे पहले एक और पहरेदार ने खाना लाकर रखा। नेड ने पूछा, क्या तुमने कभी राजा को देखा है रोते हुए? पहरेदार चौंका। नहीं लॉर्ड, राजा रोते नहीं। नेड ने धीमे से कहा, तो शायद उन्हें पता नहीं कि डर कैसा होता है। वो पहरेदार कुछ न समझ पाया। खाना रखकर चला गया। नेड ने उस थाली को देखा, रुखा सूखा मांस, बासी ब्रेड और हल्का सा पानी। उसने 2 निवाले लिए, फिर थाली दूर सरका दी। मैं झूठ बोलूंगा, लेकिन पेट भरकर नहीं, उसने कहा। और वो रात खत्म हुई। सूरज अभी उगा नहीं था, लेकिन आसमान का रंग नीला पड़ने लगा था। काल कोठरी की सीढ़ियों पर फिर कदमों की आवाज आई। इस बार पहरेदार नहीं, लॉर्ड जनो स्लिंट था, राजा का सिटी वॉच अधिकारी। उसके पीछे 2 सैनिक थे, सशस्त्र लेकिन भावशून्य। जानोस के चेहरे पर वह अकड़ थी जो किसी ऐसे आदमी में होती है जिसने किसी शेर की पूंछ पकड़ी हो और खुद को शेर समझ बैठा हो। लॉर्ड स्टार्क, उसने तिरस्कार से कहा, राजा ने आपको एक और अवसर दिया है खुद को बचाने का, लेकिन आपके पास ज्यादा समय नहीं है। नेड ने चुपचाप उसकी आंखों में देखा। और तुम्हें मेरी चिंता कब से होने लगी, स्लिंट? मुझे तुम्हारी नहीं,
राजा की चिंता है। वह बोला, राजा जोफ्री चाहता है कि सारा राज्य देखे कि गद्दार कैसे घुटनों पर आता है, और अगर मैं ना झुकूं तो गर्दन झुका दी जाएगी। जानोस ने कंधे उचकाते हुए कहा, यह फैसला तुम्हारे हाथ में है, स्टार्क। नेड की सांसें धीमी हो गईं। उसने सिर झुकाकर अपनी हथेलियां देखी। उन पर खरोंचे थी, मटमैली रेखाएं, जिनमें अब भविष्य नहीं दिखता था, बस अतीत की दरारें थी। कब? उसने धीरे से पूछा। कल, स्लिंट ने कहा। जनसभा में तुम्हें जनता के सामने पेश किया जाएगा, और तुम वही कहोगे जो लिखकर दिया गया है। और अगर मैं कुछ और कह दूं, स्लिंट मुस्कराया, तो तुम्हारे सिर का बोझ हल्का कर दिया जाएगा। वो मुड़ा और चला गया। उसके सैनिकों के बूटों की आवाज सीढ़ियों में गूंजती रही, जैसे हर कदम एक उल्टी गिनती हो। नेड बहुत देर तक वैसा ही बैठा रहा। उसके भीतर एक तूफान था। नहीं, तूफान नहीं, एक बर्फीला तूफान, वो जो खून जमा देता है और आवाजें भी। उसने फिर दीवार की ओर देखा, जैसे किसी अदृश्य दरवाजे की तलाश कर रहा हो। शायद एक और रास्ता, शायद एक और मौका। और फिर उसे अपनी पत्नी कैटलिन की आंखें याद आईं, जब वो आखिरी बार मिली थी। उसमें दर्द था, पर भरोसा भी। और रॉब की कसम याद आई, मैं विंटरफेल का वार्डन बनूंगा। उसके भीतर एक आवाज आई, अगर तू मरेगा तो तेरा नाम बचेगा, पर तेरे बच्चे नहीं। वो फिर बैठ गया, अंधेरे में, ठंडी जमीन पर, अकेला। तभी काल कोठरी के कोने में कुछ सरसराहट हुई। उसने नजरें उठाईं। एक लड़का था, झाड़ू लेकर, शायद रसोई से भेजा गया कोई नौकर। पर लड़के की आंखों में कुछ था, जैसे वो संदेश लेकर आया हो। मुझे भेजा गया है, लड़के ने कहा। उन्होंने कहा, यदि आप तैयार हों तो हम भाग निकल सकते हैं। किसने भेजा है? नेड ने पूछा। वो नहीं बताएंगे, लड़का बोला, पर उन्होंने कहा, बर्फ गिरने से पहले रास्ता साफ करना होगा। नेड कुछ पल चुप रहा। आर्या कहाँ है? उसने पूछा। हम उसे ढूंढ रहे हैं, लड़के ने कहा। वो अब भी शहर में है। नेड की मुट्ठियां फिर कस गईं। अगर मैं भागता हूं और पकड़ा गया, तो मैं एक स्टार्क नहीं, एक भगोड़ा बन जाऊंगा। और अगर आप झुकते हैं, लड़के ने कहा, तो आप एक पिता रहेंगे। नेड के मन में सब कुछ उलझ चुका था। एक और गर्व था, स्टार्क नाम, विंटरफेल की परंपरा, पिता की दी हुई कठोरता। दूसरी ओर थे उसके बच्चे, आर्या, सांसा, रॉब, ब्रान, रिकॉन और जॉन। क्या नाम जिंदा रहे, या वो जिनके लिए नाम था? वो लड़का चला गया, पर उसका सवाल हवा में रह गया, अधूरा, असमाप्त। नेड फिर वहीं बैठा रहा, चुपचाप। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। गिरती बूंदों की आवाज अब अंदर तक पहुंच रही थी। हर बूंद एक धड़कन जैसी थी, और हर धड़कन के साथ सवाल गहरा होता जा रहा था। अब सवाल यह है, क्या नेड स्टार्क झुक जाएगा अपने बच्चों के लिए? क्या एक पिता अपने आदर्श छोड़कर अपने वंश को बचा सकता है? या वह वही करेगा जो स्टार्क हमेशा करते आए हैं, अपनी रीढ़ नहीं मोड़ते, भले गर्दन टूट जाए? आपका क्या मानना है? क्या नेड को झुक जाना चाहिए, या डटे रहना चाहिए अपने अंतिम सत्य पर? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं जानना कि इस राजनीतिक शतरंज का अगला मोहरा कौन होगा, तो जुड़े रहिए फिक्शनवर्स से, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम अगली रात भी साथ बिताएं। अंधेरे में गेम ऑफ थ्रोन्स की एक और परत खोलते हुए। मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।